चलें, विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हम लोग अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। मैं दो पार्ट्स में पढ़ाता होता हूँ। आप देखें, सबसे पहली चीज जो हम लोग इधर पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है गाइस हमारे पास, वो क्या कहता है? वेरी सिंपल। एनी, एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है। एनी टू पॉइंट masses will attract each other with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their separation। अच्छा, इधर जो हम सेपरेशन की बात करते हैं, जुदाई की बात की हम लोग बात करते होते हैं फ्रॉम द सेंटर। ओके, अब ये 2 मार्क्स की आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है जो आप लोगों ने पेपर्स में लिखनी होती है। सही है, देयर इज मच यू कैन डू अबाउट दैट। तो ये आपने एग्जैक्ट वर्डिंग याद करनी है। अब देखें, क्वेश्चन बेसिकली इधर बात क्या हो रही है। Any 2 point masses will attract each other with a force that is directly proportional to the product of their masses। Means कि जो हमारे पास gravitational force है Fg, let's suppose, that is directly proportional to the product of their masses mm। okay, एक बड़ा एक छोटा। and आगे क्या कहता है? And to the product of their masses and inversely proportional to the square of their separation। तो Fg is inversely proportional to the square of their separation, so it's an r square। okay, we have an r square over here। ये आर स्क्वायर क्या है? दिस इज अ सेपरेशन फ्रॉम दी सेंटर। ये जो मैंने इधर लिखी हुई है बात, अच्छा याद रखें, अगेन सेंटर जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार आपको सरफेस से दे देते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों ने उसमें इंक्लूड करनी होती है क्वेश्चन में। अब इसका जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज बेसिकली दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड एक्सर्टेड बाय बॉडीज, सही है, कि दोनों एक दूसरे पे एक्सर्ट करती है, दैट इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये जी किधर से आया? जी इज कॉल्ड योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो आपको पता है, आप लोगों ने अपने बचपन में तो नहीं, ओ लेवल की मैथ में पढ़ा था, लेट्स सपोज वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सही है, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इसको खत्म करते तो क्या करते थे? के डाल देते ना, कांस्टेंट डालते थे। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं हम लोग क्या करते होते हैं? वी ऐड अ कांस्टेंट। सो इफ दिस इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी होगी फिर एक, तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ -11। अगर आगे वो लिखना चाहते हैं तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, क्या हाल चाल है? अली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मोहम्मद अली। वो रिकॉर्डिंग दिखी थी जो मैंने आपको भेजी थी, लिंक? गुड। और देखिए एम हमारे पास क्या होता है? एम हमारे पास मास ऑफ द लार्जर बॉडी है, और दूसरा हमारे पास जो छोटा एम है, मास ऑफ द स्मॉलर बॉडी। आर स्क्वायर तो नहीं, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।
ये केजी, ये भी केजी और ये भी मीटर। अच्छा एक चीज याद रखिए, ये हमेशा 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 90% क्वेश्चन में किलोमीटर में गिवन होता है, तो उसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। सही है, 10⁻³ से हम कन्वर्जन करते हैं, वो जो हम प्रैक्टिस करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। इधर तक तो क्लियर है ना सब कुछ। उसके बाद गाइस हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सेकंड पॉइंट है ग्रेविटेशनल टेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, दिस इज वेरी सिंपल। आप देखिए, W इज इक्वल टू एम जी, फॉर्मूला सबको आता है, ओ लेवल में पढ़ा है। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सही है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सो जी इज इक्वल टू W ओवर एम हो गया मेरे पास, अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊं। नाउ दिस वेट, वेट क्या होता है मेरे पास, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स, राइट। एंड ये किस टाइप की फोर्स है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखें, वेट हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। सो इज ऑलवेज अ सो, ओके। अब तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करना चाहे तो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज जी इज इक्वल टू एफ जी ओवर एम। और अगर मैं फिर एफ जी की सब्स्टिट्यूशन करूं विच इज दिस फॉर्मूला, तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर ओवर एम। एंड अगर इसको मैं मैथमेटिकली थोड़ा आगे सॉल्व करूं तो एम एम कैंसिल हो जाएगा। सो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। Now, I want one of you guys to explain this formula. कि इधर हो क्या रहा है, इधर हो क्या रहा है, इस फॉर्मूला में हो क्या रहा है। आई वॉन्ट यू गाइस टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला, द प्रोपोर्शनैलिटी, द रिलेशंस इस फॉर्मूला में शो की जा रही है। हरी अप हरी अप हरी अप। अलिजबा, आयशा, मायदा, ये फॉर्मूला क्या शो करता है, दिस वेरी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कि तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द लार्जर बॉडी, not on the smaller body. So it doesn't matter if it's Earth, and Earth पे मेरे पास same distance पे, let's suppose बुर्ज खलीफा हो बेशक, सही है, या एक छोटा सा इंसान खड़ा हो, दोनों के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। सेम क्यों होगी, दोनों का मास डज नॉट रियली अफेक्ट दैट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसमें हमारे पास सिर्फ कैपिटल एम अफेक्ट करता है। सही है। अभी तक गाइस इज एवरीथिंग क्लियर, आई नीड 4 yeses, सब यसेस बोले, मैंने आगे नहीं जाना मैंने। Yes, yes, sir. अच्छा, उसके बाद देखें गाइस, मेरे पास दो प्लैनेट्स हैं, इसको मैं प्लैनेट नंबर ए ले लेता हूँ, इसको मैं प्लैनेट नंबर बी ले लेता हूँ। ए को जरा बड़ा करते हैं, बी को छोटा कर देते हैं। ए एंड बी मेरे पास छोटा है, सही है। अब याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे पास सरफेस से स्टार्ट होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास सरफेस से स्टार्ट होती है, सही है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर सरफेस से स्टार्ट होती है, अच्छा हम ए और बी की बात करें। अच्छा, अब दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है या ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है वो टुवर्ड्स द बॉडी होती है इस तरीके से, सही है। इट्स टुवर्ड्स द बॉडी। अब इधर भी अगर मैं लगाऊंगा तो टुवर्ड्स द बॉडी होंगी। एंड अब याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से क्या मुराद है कि इसकी जो डायरेक्शन है, इसके मैग्नी, इस पर मतलब आंसर पे डिपेंडेंट, मतलब अफेक्ट करती है। कि लेट सपोज अगर मैं लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव जी लेता हूं तो मुझे राइट की तरफ नेगेटिव जी लेनी पड़ेगी। आप समझे, आप लोग इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से। कलर मैं चेंज कर देता हूँ आसानी है, समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाई,
देखिए इस साइड पे मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी वो थी पॉजिटिव, बट जितना मैं दूर जा रहा हूँ उतना वो डिक्रीज हो जाती है, सही है। सही है। एंड ये इस साइड पे अगर मैं आऊंगा तो इट्स गोना गो समथिंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो टुवर्ड्स द राइट होगी। तो गाइस इज दिस ग्राफ क्लियर? ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है? इधर पॉजिटिव है, इधर हमारे पास नेगेटिव है। Sir, क्लियर आयशा? can you again explain? आपकी आवाज कट रही है, पर बोलो। Sir, can you explain this again? आप श्योर? इसको मैं थोड़ा बेसिक करके समझा दूं, मैं शायद इधर थोड़ा मुश्किल करके समझाया है, मसले वाली बात नहीं है। दो बॉडी से बजाय हम लोग एक बॉडी का पहले कर लेते हैं। लेट्स स्टडी द ग्राफ फॉर वन बॉडी। ये मेरे पास एक बॉडी है ए, इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है टुवर्ड इटसेल्फ है, अच्छा तो पास ही होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इससे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट होगी, ओके। एंड जितना दूर जाएगी इट्स गोना डिक्रीज, इट्स गोना कीप ऑन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। बट याद रखें मैथमेटिकली कभी जीरो नहीं होती। कैसे? इधर हमारे पास सिर्फ एक बॉडी है, अच्छा। अब दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अब मेरे पास बॉडी इधर पड़ी हुई है अगेन। अब इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, वो टुवर्ड्स इट्स सेंटर होगी, टुवर्ड्स द राइट। इसका ग्राफ आयशा बनेगा समथिंग लाइक दिस। इसको जरा आप लोग देख लीजिएगा, सरफेस से स्टार्ट हो तो समथिंग लाइक दिस। अच्छा आयशा, ये आपको दोनों अलग अलग तो क्लियर है ना कि ये क्या हुआ? Yes. अब होता क्या है जब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, व्हेन आई मेक वन ग्राफ आउट ऑफ दीज टू, ए एंड बी, बी अगेन छोटा था हमारे पास, और छोटा बनाते हैं बी। इस पॉइंट पे क्या होता है? इस पॉइंट पे बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जब हमारे पास एक पॉइंट पे पहुंचा, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बी भी इसको अपने तरफ खींच और ए भी अपने तरफ खींच। एम आई करेक्ट? ऐसा ही है ना? Yes, sir. अब दोनों अब चूंकि अपनी तरफ उनको खींच रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इन दोनों की स्ट्रेंथ मैच हो जाएगी। इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी? मैच हो जाएगी। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट अगर लेट्स सपोज 10 न्यूटन है, टुवर्ड्स द राइट भी 10 न्यूटन है, तो जीरो हो जाएगा। लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अब जब ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट मतलब प्लेनेट बी के नजदीक हो गया, तो उसकी ग्रेविटी अब उस पर एक्ट करेगी, तो इसलिए अब इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। सो दिस इज हाउ यू मेक अ ग्राफ फॉर टू बॉडीज, ओके? अंडरस्टूड? Yes, okay. Yes. अच्छा, सही हो गया। चले, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये भी हमने चीज पढ़ ली। अलग अलग आपने ड्रॉ कर ली है, इनको भी ड्रॉ कर लें अगर करना है आप लोगों ने, जल्दी से। लिख लिया? परफेक्ट। माहिदा क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन। या क्वेश्चन छोड़ो, थोड़े मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है हमारे पास,
उसमें पहली चीज याद रखें, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आप लोगों को बात बता दी। अच्छा, उसके बाद लाइंस, अलिशबा सारी रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर हुआ करेंगे, डोंट वरी। लाइंस आर इन डायरेक्शन, आप लोग, आप 8 मिनट्स अगर सबर कर सकती हैं तो 8:30 क्लास हो जाएगी। डायरेक्शन Sure, sir. ऑफ ऑन मास, वही जो मैंने बात की ना, ज़रा इस वेडनेसडे तक क्लासेस आधे आधे घंटे की करेंगे। जस्ट एक दो बच्चे और ने जिन्हें ज्वाइन करना है, आई डोंट वांट देम टू मिस अ लॉट। उसके बाद खैर हम कवर अप कर लेंगे। एंड 3 पॉइंट्स हमारे पास अराउंड अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, द लाइंस appear to be radial। ये जरा पढ़े। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है गाइस हमारे पास, वो दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। लाइंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मास, मतलब वो मतलब हमारे पास मास की तरफ होती है। एंड द अदर लास्ट वन इज अराउंड अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, द लाइंस अपीयर टू बी रेडियल। डू यू गाइस नो द मीनिंग ऑफ रेडियल? किसी को पता है? एनी गेसेस? एनी वाइल्ड गेसेस? Uniform and constant. फिर बोले। Uniform and constant. नो, रेडियल का बेसिकली मतलब ये होता है emerging फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, मतलब समझे कि रेडियस टाइप एक चीज, आप रेडियस तो नहीं वैसे। अगर ये मेरे पास सर्कल है ना, एंड इफ अ लाइन सीम्स टू इमर्ज फ्रॉम द वेरी सेंटर, देखिए फील्ड लाइंस इस तरीके से होती है ना, एंड दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सो दे रेडियल। इनको हम रेडियल लाइंस कहते हैं। हर लाइन, आप कोई भी लाइन देखें, दे ऑल सीम टू पास थ्रू दी सेंटर। ओके, तो इसको हम लोग रेडियल कहते होते हैं। तो इधर तक आई एम प्रीटी श्योर गाइस आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई एम जस्ट गोना गिव यू गाइस अ मिनट टू राइट दिस डाउन। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट मैंने टॉपिक समझाना है वो बड़ा मजे का नहीं है, तंग करता है, मुश्किल भी है, बट लेट्स सी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एज फॉर नाउ किसी को ये टॉपिक एक्चुअली समझ आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है? जो जो स्कूल जा रहे हैं, लिशबा, आयशा, मायदा। Sir, भूल गया। देखें, अब पहले एक बात समझेंगे। ये अर्थ है, पहले अर्थ को छोड़े सरफेस लेते हैं। ऑब्जेक्ट सरफेस से जितना ऊपर होता था, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी, हम एमजीएच करते थे, राइट? एच हमारे पास हाइट हो जाती थी, और जितना दूर जाता था ऊपर, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती थी। बेसिक ओ लेवल स्टाफ। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लेनेट से निकल गया, और वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस आगे चला गया। अच्छा, एन इनफाइनाइट, सो एच मेरे पास समझे इनफाइनाइट हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी की एक वैल्यू आ गई। सही है। अब वो वैल्यू हमें नहीं पता वो क्या है। अच्छा, वी डू नॉट नो दैट वैल्यू, वी कैन नेवर फाइंड दैट वैल्यू। हम क्या अज्यूम करते हैं? हम उसको वैल्यू देते हैं जीरो की। एट दिस पॉइंट वो जो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी, मतलब आप समझे इतना दूर है, उसको मैं कह देता हूं कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट एक्स, इज जीरो। मतलब जीरो इज अ मैक्सिमम वैल्यू। मैं इसको असाइन करता हूं, अच्छा, कि यार ये जितना आगे चली गई चली गई चली गई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। अच्छा, अब आप लोग सोचें, एक ऑब्जेक्ट है जमीन से, वो 50 मीटर ऊपर है, और इस पॉइंट पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जब वो नीचे आएगा, थोड़ा लेट सपोज 5 मीटर नीचे आ गया, और 45 डिग्री मीटर्स पे आ गया, तो इट लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी। एम आई करेक्ट? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अच्छा, अब एक बात है, तो बच्चों का बहुत सवाल था, सर एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है। ये जो हमारे पास ये एनर्जी है, दिस इन इटसेल्फ नेचर एनर्जी का नेगेटिव नहीं होता। ये सब हमें एक रिलेटिव बता रहे हैं, बिकॉज इधर हम लोग एक रिलेटिव चीज पढ़ रहे हैं। दिस इज नेगेटिव रिलेटिव टू दिस जीरो वाली पोजीशन, क्योंकि मैंने मैक्सिमम को जीरो असाइन करा दिया। तो अब आप जो नीचे आएगा, लेट्स सपोज उसने 30
लूज किया पोटेंशियल एनर्जी, तो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -30 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जब नीचे आया, मतलब ये जब टॉप पोजीशन पे था, मैंने इसको 0 दे दिया, तो अब चूंकि वो नीचे आएगा तो वो 0 से तो कम ही होगी। बट याद रखिए, एनर्जी इन इट्स नेचर इज नॉट नेगेटिव। सही है। आई डोंट नो इफ यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस करेक्टली और नॉट। सही से, नेचर से मेरे पास मुराद है, लेट्स सपोज हम जो कहते हैं ना टेम्परेचर नेगेटिव हो गया, तो टेम्परेचर हम ठंडा को कह रहे होते हैं टेम्परेचर को, तो वो नेगेटिव हो गया। और कोई वैल्यू बताएं नेगेटिव जो होती है। लेट्स गो विद समथिंग लाइक वेलोसिटी। तो वेलोसिटी नेगेटिव हमारे पास क्या होती है कि हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। बट एनर्जी नेगेटिव का कुछ भी मतलब नहीं होता, इट्स जस्ट कि रिलेटिव। एक पॉइंट पे हमारे पास लेट्स सपोज ए है और एक पॉइंट बी है, इधर मेरे पास 20 थी, इधर मेरे पास 10 है, तो बी पे मेरे पास -10 है। सही है, क्योंकि मतलब मेरे पास एनर्जी कम हो गई है ऑन अ रिलेटिव स्केल। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। ये टॉपिक समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार, बट दिस इज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, ओके। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाय डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें, इसकी डेफिनेशन आप लिखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है हमारे पास, दैट इज, it is the amount of work done per unit mass in bringing the mass from infinity a point where it is defined in the gravitational field। सही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास बेसिकली क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम द इंफिनिटी टू अ पॉइंट वेयर इट इज डिफाइंड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये क्या है, ये चीजें मैं कल आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। -gm/r फॉर्मूला लिख दें। अच्छा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको, ये जो सिंबल है, इसको हम कहते होते हैं फाई, PHI, फाई। दिस इज द symbol for your gravitational potential, okay। मुझे बताएं, इधर तक सब कुछ क्लियर है? जितना मैंने पढ़ाया वो क्लियर है ना? जी। सर आप वो ग्राफ वाले क्वेश्चन की वो एग्जांपल दे सकते हैं कि उसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? किसके? जो हमने पीछे ग्राफ्स पढ़े थे उन्हीं के। ये वाले ग्राफ्स? यस। इसके क्वेश्चन हम करेंगे, हम लोग पूरी पूरी वर्कशीट सॉल्व किया करेंगे वंस वी आर डन विद द टॉपिक। ये देखें, A2 थ्योरी में हम जाएंगे, चैप्टर 1, 54 पेजेस की पूरी हम वर्कशीट करेंगे। अच्छा, ऑल टाइप्स ऑफ और क्वेश्चन। ये रहा, ये क्वेश्चन आपने पूछा ना, मेरे ख्याल से ये भी इधर आएगा एक ये सवाल है इसका, मेरे ख्याल से एक और भी इधर नीचे आना चाहिए। ये इसका भी ग्राफ नहीं है, बट ये इसकी जो वो है डायग्राम, ये रहा। उसके अलावा भी और हैं, हम लोग करेंगे। अच्छा, तो विल डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन, सो डोंट वरी, ओके आयशा। वो मैं आपको कह ओके। रहा हूँ ना, हम थोड़ा एक दो दिन सिर्फ आधे आधे घंटे की क्लास करेंगे, ज्यादा काम चीजें मिस ना हो फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग अस इन अ डे और टू, ओके।